द्वितीय विश्व युद्ध में लैंकास्टर बॉम्बर की कहानी किंवदंती में खो गई है। भारी बॉम्बर के रूप में इसकी मुख्य भूमिका के रूप में विमान द्वारा उड़ाए गए 1,50,000 सॉर्टीज को छोड़कर भी विमान ने तिरपिट्ज युद्धपोत को डुबाने, युद्ध का सबसे बड़ा सामान्य बम ड्रॉप करने और बेशक अमर किए गए डैम बस्टर छापामारी के लिए अपनी अनुकूलता के कारण युद्ध पर एक नाटकीय प्रभाव डाला। इन सभी उपलब्धियों का श्रेय इस हथियार की महानता को जाता है, लेकिन जैसा कि महानता के साथ अक्सर होता है, यह बहुत ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लैंकास्टर की कहानी वास्तव में एक पहले एवरो विमान के पतन से शुरू होती है, जो उसे जन्म देने वाली उच्च आशाओं को पूरा करने में विफल रही। आज की कड़ी में हम एक ऐसे विमान पर ध्यान देंगे जिसने आने वाली किंवदंती की ओर एक कदम बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया। यह एवरो मैनचेस्टर की कहानी है। दुनिया की युद्धों में आपका स्वागत है। रॉयल एयरफोर्स की स्थापना 1918 में हुई। 1919 तक युद्ध जारी रहने की आशंका में रॉयल एयरफोर्स ने सेवा में प्रवेश करने वाले विमानों के लिए उन्नत विनिर्देश जारी किए थे। 1918 के 11 नवंबर को युद्ध समाप्त होने पर उसी वर्ष के सभी संभावित विमान डिजाइनों को ड्राइंग बोर्ड पर ही छोड़ दिया गया। 1920 के दशक में नवजात सेवा को अपनी पहचान बनाने और नए विमान डिजाइनों के लिए धन संग्रहित करने में कठिनाई हुई। 1930 में नए प्रकार की सेवाएं विमान अभी भी 2 पंखे वाले थे और केवल सीमांत सुधार विश्व युद्ध आय के अंत पर हुए। सरकारी अनुसंधान और विकास प्रायोजनों की कमी के कारण विमानन कंपनियां अपनी क्षमता और कौशल दिखाने के लिए श्नाइडर ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्साहित की गई थीं, एक आदेश पाने की उम्मीद में। एक ब्रिटेन कंपनी जो एरो इंजन का विकास और निर्माण करती थी। 1930 के दशक की शुरुआत में रॉल्स रॉयस ने कई जीतने वाले इंजन उत्पादित किए और बाद में इस अनुभव का उपयोग वाणिज्यिक और सैन्य इंजन विकास में किया। 1930 के दशक में यूरोप संकटों के आगार में था। पहले इटली के तानाशाह मुसोलिनी अफ्रीका में नई इटालवी साम्राज्य की स्थापना का प्रयास कर रहे थे। फिर हिटलर ने जर्मनी को पुनः हथियारबंदी कर रहा था और युद्ध के बाद खोए हुए भूभाग को वापस पाने की आशा लगाई थी। पूर्व में जापान की क्रियाओं से और उनके ब्रिटेन संपत्ति पर प्रभाव के प्रति गंभीर चिंताएं थीं। 1935 में ब्रिटेन पुनर्युद्धोपकरण कार्यक्रम में भारी और तेज विमानों की संभावना देखते हुए रॉल्स रॉयस ने रॉयल एयर फोर्स के लिए एक नया, अधिक शक्तिशाली इंजन विकसित करना शुरू किया। उस समय कंपनी अपने कैस्ट्रेल इंजन की सफलता से खुश थी, जो ब्रिटेन, नीदरलैंड, कुछ जर्मनी विमानों, स्टुका डाइव बॉम्बर और मेसरश्मिट बीएफ 109 फाइटर प्रोटोटाइप को शक्ति दे रहा था। सुधारित वेरिएंट कैस्ट्रेल 5 एक 21 लीटर V12 इंजन था, जिसकी उड़ान भरने की क्षमता 685 हॉर्स पावर थी। इसकी शक्ति पुराने बायप्लेन्स के लिए पर्याप्त थी, लेकिन भविष्य के मोनोप्लेन्स को इसकी दोगुनी आवश्यकता होगी। यह सिर्फ बड़ा इंजन बनाने की बात नहीं थी। रॉल्स रॉयस टीम यह जानती थी कि रॉयल एयरफोर्स नई विमानों के आकार की सीमाएं तय करेगी, जिससे हैंगरों और रनवे में कम संशोधन की जरूरत पड़ेगी। यह मतलब था कि इन विमानों के लिए इंजनों का आकार छोटा रखना। रॉल्स रॉयस की टीमों ने विभिन्न डिजाइन संभावनाओं का अध्ययन किया, जैसे उन्नत सुपरचार्जर और अन्य नवाचार, लेकिन एक प्रस्ताव ऐसा समाधान देने के लिए प्रतीत होता था जो, यदि काम करता, तो 2 इंजनों की शक्ति एक में दे सकता था। कैस्ट्रेल में नया इंजन पारंपरिक V12 सिलेंडरों की जगह दूसरे बैंक के सिलेंडरों के साथ होगा, जिससे कुल 24 सिलेंडर होंगे, सभी X आकार में एक सिंगल क्रैंकशाफ्ट के चारों ओर व्यवस्थित होंगे। इसका फायदा यह था कि इंजनों का आकार कम रहता, परंतु सिद्धांततः दोगुनी शक्ति देता। रॉल्स रॉयस ने अपारंपरिक डिजाइन के बावजूद यथासंभव कैस्ट्रेल प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग किया, जिससे उन्हें विनिर्माण परिवर्तनों को कम रखने और विश्वसनीयता बढ़ाने की अनुमति मिली। 1 सितंबर 1937 को
ठीक 2 साल पहले हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। अब गिद्ध के नाम से जाने जाने वाले इंजन को पहली बार चलाया गया। आने वाले महीनों की परीक्षण में इंजन ने चौंका देने वाले 1750 हॉर्स पावर उत्पन्न किए। यद्यपि डिजाइन अभी अपरिपक्व था और विश्वसनीयता समस्याओं ने विकास में बाधा डाली, लेकिन एयर मिनिस्ट्री ने पहले ही X-24 गिद्ध इंजन से संचालित एक नए बॉम्बर के लिए आदेश जारी करने का निर्णय लिया था। एक 1936 के 14 जुलाई को रॉयल एयर फोर्स ने बॉम्बर कमांड की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दीर्घ दूरी के बॉम्बरों की फ्लीट का उपयोग करके दुश्मन की युद्ध क्षमता, हथियार निर्माण, परिवहन आधार और संचार तंत्र को नष्ट करना था। बम विमान अब तोपखाने का सीधा विस्तार नहीं थे, वे अब संभावित रूप से युद्ध जीतने वाले हथियार थे और नए बल के मिशन पर धन लगाने के लिए उसे नए, तेज, दीर्घ दूरी के मोनोप्लेन्स के साथ लंबे बायप्लेन्स को बदलने की आवश्यकता थी, जो बहुत भारी बम बोझ उठा सकते थे। बॉम्बर कमांड संचालनीय होते ही नए डिजाइन जैसे कि हैंडली पेज हैम्डेन पहले से ही उड़ान भर चुके थे, पर एयर मिनिस्ट्री और अधिक उन्नत डिजाइनों की तलाश में थी। उसी वर्ष के अगस्त में उन्होंने स्पेसिफिकेशन P1336 जारी करके नए बॉम्बर की कठिन आवश्यकताओं का उल्लेख किया। इसे 8000 पाउंड का बम बोझ ले जाने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ 2000 मील की दूरी तक, और 275 मील प्रति घंटे की क्रूज स्पीड पर। जैसा कि यूनाइटेड किंगडम दुनिया की तरह महान मंदी से बेहाल है, हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए थी कि विमान का निर्माण और संचालन सस्ते में किया जाए। यह मतलब है कि इसे मौजूदा ढांचे का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, जो आयाम और वजन पर प्रतिबंध लगाता है। वायु मंत्रालय ने समझा कि बमबारी विमान बनाने की संभावना जमीन पर लगाई गई पाबंदियों के कारण कम हो सकती है, इसलिए उन्होंने विमान में ऐसी क्षमता जोड़ी जिससे वह एक कैटापल्ट द्वारा उड़ सके। नया विमान केवल एक चाल का घोड़ा नहीं होने की आवश्यकता थी, बल्कि उससे कई मिशनों को पूरा करने की अपेक्षा थी, जिसमें दुश्मन सेनाओं पर हमले और भारी बम लॉर्ड के लिए रेंज की बलिदानी शामिल थीं। विमान से 60 डिग्री डाइव करने की उम्मीद की जाती थी। सटीकता में सुधार के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, टॉर्पीडो लॉन्च करना और 16 शस्त्रित पैराट्रूपर्स को ले जाना शामिल था। सभी प्रमुख ब्रिटेन निर्माताओं को विनिर्देश भेजे गए। अंततः हैंडली पेज और एवरो के प्रस्तावों में प्रतिस्पर्धा के लिए आदेश देना पड़ा। किसी भी कंपनी के लिए विमान निर्माण एक बड़ा आदेश होता है, लेकिन एवरो, जिसने पहली विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद बॉम्बर डिजाइन की श्रृंखला निर्मित की थी, जो आदेश को आकर्षित करने में विफल रही, को वाइल्ड कार्ड के रूप में देखा गया। एवरो 533, जिसे मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, एक विफल डिजाइन था जो रॉयल एयर फोर्स की 1919 की योजना का हिस्सा था। इसे देरी और अंततः इंजन में देरी के कारण रद्द कर दिया गया था। हैंडली पेज ब्रिटेन बॉम्बर निर्माता के रूप में प्रसिद्ध अब अनुबंध के लिए उम्मीदवार था, परंतु यह एवरो को अपने प्रस्ताव में पूरी ताकत लगाने से नहीं रोक सका। एवरो का प्रस्ताव हैंडली पेज के HB-50-6 के सामर्थ्य के साथ तुलना की जाती थी और इसे एवरो टाइप 687 के नाम से जाना जाता था। इस नवीनतम धातु निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करने वाली डिजाइन ने एक आधुनिक वायुगतिक दक्षता वाला विमान उत्पन्न किया। विमान के अनुमानित आकार और वजन, साथ ही रॉल्स रॉयस के नए इंजन के डेटा का उपयोग कर रॉय चैडविक की नेतृत्व वाली एवरो टीम ने तर्क किया कि 670 नौ को सिर्फ प्रदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह ओवरशूट करने के लिए भी डिजाइन किया गया था। उदाहरण के लिए, अनुमानित शीर्ष गति हॉकर हरिकेन फाइटर के बराबर 350 मील प्रति घंटा थी, जिससे इंटरसेप्टिंग फाइटर्स के लिए बॉम्बर को पकड़ना कठिन होता, क्योंकि इन्हें अपने लक्ष्य के साथ समानांतर रहने के लिए बराबर गति की जरूरत होती है। उत्तर वायु मंत्रालय के लिए स्पष्ट था। एवरो टाइप 687 की सेवा में प्रवेश के तत्काल बाद यह सुपर वेपन बनने के लिए उम्मीदवार था। इसने हैंडली पेज और अन्य प्रतियोगियों को पुरस्कार के लिए हराया और 200 से अधिक को सीधे ड्राइंग बोर्ड मंगवाया। हालांकि हैंडली पेज लड़ाई से पूरी तरह बाहर नहीं था। HP-50-6 को रॉल्स रॉयस वल्चर द्वारा संचालित होने की उम्मीद थी,
परंतु विकास में देरी से वायु मंत्रालय को इंजन की उपलब्धता पर चिंता हो रही थी। उन्होंने हैंडली पेज से संपर्क किया और अपने HP 50-6 को रॉल्स रॉयस मर्लिन इंजन से संचालित करने की सलाह दी, जिसे हरिकेन और सुपरमरीन स्पिटफायर विमानों में इस्तेमाल किया जा रहा था। मर्लिन संचालित 50-6 को वल्चर संचालित एवरो प्रकार 687 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने पर एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा गया था। एवरो के पास जश्न के लिए कम समय था। वायु मंत्रालय ने प्रोटोटाइप निर्माण के लिए केवल 12 महीने का समय दिया था और शीघ्र ही समय सारणी फिसलने लगी। इसके बजाय यह जून 25, 1939 लगभग 21 महीने बाद तब होगा जब नया विमान, दूसरा एवरो बम्बर जिसे मैनचेस्टर नाम दिया गया था, हवा में उड़ा। एवरो विमान की चौड़ाई 90 फीट और लंबाई 70 फीट थी। पिछले विमानों की तुलना में मैनचेस्टर ने लंबी दूरी की बमबारी की कार्यवाही का बोझ कम करने के प्रयास में सच्ची आराम और एर्गोनॉमिक्स पर बहुत ध्यान दिया, जिसका उन्हें अप्रत्याशित रूप से सामना करना पड़ा। डिजाइन में एक विशेषता बड़ा ग्रीनहाउस शैली कॉकपिट था, जो पायलटों को सभी दिशाओं का दृश्य प्रदान करता था, और विमान के नीचे एक लंबा बम बे था, जो विभिन्न आयुधों के लिए कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देता था। डाइव बमिंग और कैटापल्ट की आवश्यकताओं को बाद में छोड़ दिया गया, हालांकि प्रोटोटाइप ने बाद वाले की क्षमता को बनाए रखा। मूल रूप से विमान में एक ट्विन टेल था, लेकिन स्थिरता के लिए फ्यूजलाज पर तीसरी फिन जोड़ी गई थी। मैनचेस्टर को गन ट्रेट्स द्वारा रक्षा की गई थी। एक वेंट्रल गन ट्रेट का परीक्षण किया गया, जिसे नीचे से हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी उपयोगिता सीमित और स्थापना में समस्याएं पाई गई, इसलिए इसे त्याग दिया गया। सही है, बिना इंजन के एक बॉम्बर सिर्फ एक सशस्त्र ग्लाइडर होता है, और रॉल्स रॉयस के वल्चर इंजन से समस्याएं थीं। अत्यधिक जटिल इंजन के साथ कई समस्याएं थीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिंग रॉड के अंत पर बियरिंग्स की अक्सर होने वाली विफलताओं में थी, अपर्याप्त स्नेहन और अत्यधिक पहनने के परिणाम स्वरूप। रॉल्स रॉयस ने एवरो रॉयल एयर फोर्स और एयर मिनिस्ट्री के साथ समस्याओं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन 3 सितंबर 1939 के जर्मनी युद्ध के आगमन के बाद रॉल्स रॉयस मर्लिन का विकास और निर्माण प्राथमिकता बन गया, खासकर 1940 की गर्मियों में, जब यूनाइटेड किंगडम में लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की ज्यादा जरूरत थी। विकास में देरी होने के कारण वल्चर इंजन की शक्ति कम की गई, तनाव कम करने और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, ताकि मैनचेस्टर एयरफ्रेम्स को नाजियों के विरुद्ध सेवा में लाया जा सके। हालांकि यह वह नहीं था जो एवरो सुनना चाहता था। विमान के वजन में बढ़ोतरी के बावजूद कम शक्तिशाली इंजनों के उपयोग से हरिकेन जैसी तीव्रता की संभावना समाप्त हो गई। मैनचेस्टर की अंतिम गति 265 मील प्रति घंटा थी, जो P-1336 की आवश्यक क्रूजिंग गति से 10 मील प्रति घंटा कम थी, जो निराशाजनक थी। फिर भी बॉम्बरों की जरूरत और पहले खेप विमानों के आदेश का तथ्य यह सुनिश्चित करता है कि मैनचेस्टर संचालन दस्ते जल्द ही पहुंचेंगे और नाजी जर्मनी के खिलाफ हवाई युद्ध में शामिल होंगे। 5 अगस्त 1940 को पहला उत्पादन मॉडल मैनचेस्टर रॉयल एयर फोर्स को सेवा परीक्षणों के लिए सौंपा गया। रॉयल एयर फोर्स ने शुरुआत में 6 सदस्यीय दल का निर्माण किया, जिसमें एक पायलट, एक सहायक पायलट, एक निरीक्षक जो नेविगेशन और बम लक्ष्य का प्रबंधन करता था, 2 वायरलेस ऑपरेटर जो गन पोजीशन का प्रबंधन कर सकते थे, और एक पिछला गनर। यह व्यवस्था असफल होगी और समय के साथ कर्मी विन्यास अनुभव के साथ बदल जाएगा। इसी बीच बॉम्बर के लिए नंबर दस्ता तैयार किया गया। 207 रॉयल एयर फोर्स, जो वॉडिंगटन पर स्थित थी, ने नवंबर में प्रकार पर प्रशिक्षण आरंभ किया, लेकिन अगले वर्ष के फरवरी तक दस्ता नए माउंट्स को कार्रवाई में नहीं ला सका। ब्रेस्ट जर्मनी अनुशासित फ्रांसीसी बंदरगाह उत्तरी अटलांटिक के महत्वपूर्ण काफिलों के खिलाफ जर्मनी नौसेना का प्रमुख केंद्र बन गया था। 1941 में 4 जनवरी को रॉयल एयर फोर्स की फोटोग्राफिक पहचान ने खुलासा किया कि जर्मनी क्रूजर एडमिरल हिप्पर वहां मरम्मत के लिए था और इसे डुबाने और डॉक को नष्ट करने के प्रयास में एक हवाई छापेमारी का आदेश दिया गया था। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। हिप्पर ने फरवरी की शुरुआत में उत्तरी अटलांटिक में संक्षिप्त हमला किया, जिसमें उनकी तोपों ने 7 व्यापारी जहाजों को डुबो दिया और फिर बंदरगाह लौटे। रॉयल एयर फोर्स ने नौका और बंदरगाह को नष्ट करने का संकल्प किया और 1941 के 24 फरवरी को बड़ी छापेमारी की योजना बनाई।
छापेमारी मैनचेस्टर को अग्नि संस्कार के लिए नंबर 6 विमान से प्रदान करेगी। 207 स्क्वाड्रन के विमानों ने 1835 घंटे में रात्रि शीतकालीन आकाश में उड़ान भरने शुरू कर दी और फ्रांस की ओर जा रहे थे। 5 विमान 12-5 100 पाउंड के बम से सशस्त्र थे, जबकि छठा अज्ञात कारणों के लिए केवल 11 से सशस्त्र था। जर्मनी के मिशनों की तुलना में ब्रेस्ट की उड़ान छोटी थी, परंतु उतनी ही खतरनाक। वर्ष की शुरुआत में छापामारों के बाद जर्मनियों ने ब्रेस्ट की हवाई रक्षा को बढ़ाया और हर बमबारी विमान के निकट जा पहुंचते आकाश जर्मनी सर्चलाइट्स के बीम से भर जाता। ऊंचाई पर विस्फोटक विरोधी विमान शैलों के सैकड़ों फ्लैश जिस पर आप चल सकते थे। दिन की उड़ान के विपरीत मैनचेस्टर्स अंधेरे में लगभग स्वतंत्र थे। 15,000 फीट से 8,000 फीट तक ऊंचाई पर, जहां फ्लैग सबसे भारी होता था, लेकिन सटीकता में सुधार हो गया था। मैनचेस्टर्स ने लक्ष्य क्षेत्र पर 2 बार चक्कर लगाकर अपना आधा भार गिराया ताकि नए रॉयल एयरफोर्स बमबारी विमान के अधिकतम बम भार का मूल्यांकन करने वाली जर्मनी खुफिया को भ्रमित कर सकें। सभी 6 मैनचेस्टर्स ने हथियार छोड़कर घर लौटे, पर चोट के बिना नहीं बचे। मैनचेस्टर की हाइड्रोलिक्स क्षतिग्रस्त हुई, बम बे दरवाजे को बंद करने में विफल, जिससे विमान पर अधिक खिंचाव और इसे घर लौटने में धीमा कर दिया। मैनचेस्टर की एक हाइड्रोलिक लीक ने पायलट की विंडस्क्रीन को छिड़क दिया, जिससे वह अधिकांश समय अंधेरे में यूनाइटेड किंगडम लौट रहा था, जबकि एक और मैनचेस्टर को मैकेनिकल समस्याएं उठानी पड़ी थीं, उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर रहा था और उसे रास्ता बदलना पड़ा। फिर भी मैनचेस्टर ने अपनी बमबारी क्षमता साबित की, रॉयल एयरफोर्स की योजनाओं में तेजी से स्थापित हुआ और अंततः 8 बॉम्बर कमांड स्क्वाड्रंस को सुसज्जित करेगा। समय समय पर एवरो निर्माण लाइन पर विमान में सुधार शामिल कर रहे थे, जैसे कि बड़े ट्विन टेल फिन्स और रोडर्स शामिल करने के बाद फ्यूजलाज पर केंद्रीय फिन को हटा देना, जिससे डॉर्सल गनर को ऊपरी पिछले गोलार्ध का स्पष्ट दृश्य मिलता। हालांकि वल्चर इंजन डिजाइन की अपरिपक्वता वास्तव में प्रकट होने वाली थी। वे असाधारण रूप से काम गहन थे भूमि दलों के लिए चलाने के लिए, परंतु युद्ध संचालन की मांग में सर्वोत्तम रखरखाव वाले उदाहरण भी कुछ नष्टकारी बियरिंग विफलताओं के प्रति संवेदनशील थे। अनेक उड़ानें आपत्ति में समाप्त हो गईं यदि इंजन विघटित हो जाता और पिस्टन और रॉड्स को मिसाइल की तरह ब्लॉक से बाहर फेंकता। इस परिणाम स्वरूप मैनचेस्टर्स की सेवा योग्यता दरें अन्य विमानों की तुलना में अधिक कम थीं। बॉम्बर कमांड मैनचेस्टर्स के कर्मियों की चिढ़ बढ़ रही थी, जो युद्ध अनुभव वाले लोग थे और इंजन की मरम्मत या बदलाव की प्रतीक्षा करते हुए क्रू रूम में बैठे रहते थे, जब उनके साथी नाजी युद्ध मशीन के खिलाफ फेंके जा रहे थे। 13 अप्रैल 1941 को उन्होंने ब्रेस्ट पर छापा मारने के 2 महीने के भीतर मैनचेस्टर वाहन सेना को जमीन पर ला दिया। समस्याएं केवल रॉल्स रॉयस के इंजनों तक सीमित नहीं थीं। एवरो के डिजाइन में भी कई दोष थे जो संचालन के दौरान सामने आए, जैसे कि पहले संचालन पर मिले हाइड्रोलिक तरल पदार्थ लिंक की समस्या। क्रू ने पुराने हैम्पटन शैली में वापसी की, जबकि मैनचेस्टर की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। मैनचेस्टर युद्ध उड़ान को 4 महीने बाद वापस आना है, लेकिन विश्वसनीयता निरंतर सभी संबंधित लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, खासकर 530-8 इंजन बनाने की खबर के बाद। रॉल्स रॉयस ने वल्चर के उत्पादन को पूरी तरह रोक दिया था। यह मैनचेस्टर के लिए स्पष्ट संकेत था। 1941 नवंबर में सभी विमान उत्पादन आदेश रद्द किए गए। कुल मिलाकर प्रोटोटाइप सहित केवल 202 मैनचेस्टर्स बनाए गए और इनमें से लगभग 15% इंजन संबंधी दुर्घटनाओं के कारण लिखित रूप से छोड़ दिए गए थे। युद्ध में खोने वालों को छोड़ सेवा में बचे मैनचेस्टर्स को स्पेयर पार्ट्स की कमी के चलते अब नहीं उड़ाया जा सकता था। 1942 में अधिकांश बॉम्बर के रूप में रहे, लेकिन उनका उपयोग हवाई टॉर्पीडो की परीक्षण भूमिका में वायुसेना कोस्टल कमांड के लिए बढ़ता जा रहा था, जो विमान की मूल आवश्यकताएं थीं। लेकिन जब मैनचेस्टर धीरे धीरे भुला जाएगा, वह एक महत्वपूर्ण वायुसेना संचालन में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 1942 के फरवरी में बॉम्बर कमांड को नया कमांडर मिला, जिनकी उपस्थिति तत्काल महसूस हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के एक महान और विवादास्पद नेता एयर मार्शल सर आर्थर हैरिस ने हिटलर को प्रभावित करने के लिए बॉम्बर कमांड के गिरावट के बावजूद
एक मजबूत जवाब देने की नीति अपनाई। अतः 1942 की 30 मई को उन्होंने इतिहास का पहला 1000 बॉम्बर छापा ऑपरेशन मिलेनियम को लागू किया। बॉम्बर कमांड ने हर संभव विमान को जो हथियार उठा सकता था हवा में उड़ा दिया और विशाल हवाई आर्माड़ा बनाया जैसे कभी नहीं देखा गया, और इसे जर्मनी शहर कोलोन को नष्ट करने के लिए भेजा। इस बॉम्बर बल में 30 मैनचेस्टर थे और यह ऐतिहासिक छापा होगा जिसमें मैनचेस्टर बल को अपना एकमात्र विक्टोरिया क्रॉस मिलेगा, जो ब्रिटेन सशस्त्र बलों में साहस के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। फ्लाइंग ऑफिसर लेस्ली मंसूर मैनचेस्टर को पायलट करते समय और उनकी क्रू सर्च लाइट्स में फंस गए थे। बम ड्रॉप करने के बाद उन्होंने भारी एंटी एयरक्राफ्ट फायर का सामना किया, जिससे उन्हें शहर की रक्षा के लिए टाल मटोल करना पड़ा। लेकिन फिर भी उनका एक गनर घायल हुआ और एक गिद्ध क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे विमान में धुआं भर गया। मंसूर ने मैनचेस्टर को वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनके इंजन में आग लग गई और उनकी हवाई गति घटने लगी। अब तक वे बेल्जियम में थे। मंसूर ने अस्थिर होते विमान को त्यागने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने मैनचेस्टर के नियंत्रण को छोड़ने से इनकार किया और अपने लोगों के साथ विमान की सुरक्षा सुनिश्चित की। जब उनकी क्रू पृथ्वी की ओर आ रही थी तो उन्होंने देखा कि बमबारी विमान बेल्जियम के ब्री के नाले में आग के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसने उनकी जान बचाई थी। उस पायलट की मृत्यु हो गई। मंसूर का एक वायुसैनिक जर्मनियों द्वारा पकड़ा गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बाकी 5 वायुसैनिक संयुक्त राज्य में वापस भाग गए और उन्होंने अपनी कहानियां साझा की, जिसके बाद फ्लाइंग अधिकारी मंसूर को वियतनाम पुरस्कार मिला। 1 महीने से भी कम समय बाद मैनचेस्टर ने जर्मनी शहर ब्रेमन पर हमले में अपना आखिरी बम गुस्से में गिराया। अपने करियर के दौरान मैनचेस्टर्स ने बॉम्बर कमांड के साथ 1269 सॉर्टीज उड़ाए, 1826 टन बम गिराए। सामने की वायु दलों में सेवा करने वाले 199 विमानों में से 78 को कार्रवाई में खो दिया जाएगा। मैनचेस्टर की देर से आई पहली उड़ान के मात्र 3 महीने बाद हैंडली पेज ने HP-50-6 से विकसित अपने नए बॉम्बर को पहली बार हवा में उड़ाया। मूल रूप से 2 वल्चर इंजनों के साथ योजनाबद्ध नया बॉम्बर अब 4 मर्लिन्स द्वारा संचालित था। इससे हैंडली पेज हैलिफैक्स उत्पन्न हुआ और यह विमान विशाल सफलता का आनंद लेगा, लेकिन यह भी दिखाएगा कि मैनचेस्टर समय के पीछे कितना दिखने लगा था। रॉय चैडविक ने 1940 की शुरुआत में जानते हुए कि उनके पास विजेता बॉम्बर डिजाइन था, लेकिन वल्चर पर रॉल्स रॉयस की बढ़ती देरी के कारण मैनचेस्टर को संचालित करने के लिए और विकल्पों की खोज की। मैनचेस्टर के संचालन के लिए गंभीरता से विचारित इंजनों की उपलब्धता कम और दूर थी, क्योंकि विमान को 2000 हॉर्स पावर के 2 इंजनों के साथ डिजाइन किया गया था, जो तत्कालीन लिए बड़ा था। एवरो टीम द्वारा 2 इंजनों को गंभीर रूप से विचार किया गया, नामतः नेपियर सेबर और ब्रिस्टोल सेंटोरस। सेबर 2 4 सिलेंडर इंजन था जैसे वल्चर, लेकिन इसके सिलेंडरों का व्यवस्थापन H कॉन्फ़िगरेशन में एक क्रांतिकारी तरीके से किया गया था। सेबर बहुत शक्तिशाली था, जो 2200 से 2400 हॉर्स पावर उत्पन्न कर सकता था, लेकिन उत्पादन में इसे लाना बहुत कठिन था। दूसरी ओर ब्रिस्टोल इंजन कंपनी का सेंटोरस एक 18 सिलेंडर स्लीव वॉल्व रेडियल इंजन था। रेडियल इंजन में सिलेंडर केंद्रीय क्रैंककेस से विकिरण कर विशिष्ट गोलाकार आकार प्राप्त करते हैं। सेंटोरस एक उन्नत इंजन था, 2000 से अधिक हॉर्स पावर उत्पन्न कर रहा था, लेकिन एवरो ने 2 पूर्व उत्पादन उदाहरणों की स्थापना को एक मैनचेस्टर एयरफ्रेम में परीक्षण करने के बावजूद इंजन वल्चर की तुलना में अधिक देरी हुई थी। यह इसलिए था क्योंकि ब्रिस्टोल पहले से सेवा में विमानों के लिए अपने पुराने हरकुलस इंजनों का उत्पादन कर रहे थे। इन प्रस्तावों से कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक नया विकल्प दिखने लगा था। रॉल्स रॉयस मर्लिन लड़ाकू और प्रारंभिक बम्बरों की सफलता से एयर मिनिस्ट्री ने इसके सुधार के लिए अनुसंधान करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप मर्लिन वल्चर को पकड़ने लगा था। इसके बावजूद यह इंजन मैनचेस्टर की कम प्रदर्शन क्षमता को नहीं सुधार सकेगा। चैडविक को पता था कि मर्लिन का उपयोग करने के लिए उनके पास सिर्फ एक विकल्प है, उन्हें इसकी अधिक जरूरत होगी। मैनचेस्टर एयरफ्रेम पर काम करते समय, जिसमें अभी भी केंद्रीय फिन था, पंख 10 फीट बढ़ाए गए ताकि मर्लिन 120 नामक 1240 HP रेटिंग वाले अतिरिक्त इंजन को जोड़ा जा सके,
जिससे कुल ऊर्जा उत्पादन 5000 एचपी के नीचे रहा। शुरुआत में मैनचेस्टर 3 के नाम से जाने जाने वाले अवरो की टीम ने जल्दी ही इस विमान पर एक और नाम दिया। वह नया नाम लैंकास्टर था। 1941 की 9 जनवरी को मैनचेस्टर की क्रू की पहली उड़ान की तैयारी के दौरान लैंकास्टर प्रोटोटाइप BT-308 हवा में उड़ान भरने लगा। मैनचेस्टर के मुकाबले भयानक प्रदर्शन में अंतर था और सभी शामिल लोगों को पता था कि अब उनके पास 1936 से चाहिए वाला युद्ध जीतने का विमान है। उत्पादन लैंकास्टर का विकास तेज था। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में 7377 विमान निर्माण हुए। सभी को रॉल्स रॉयस मर्लिन इंजन से संचालित किया गया। लैंकास्टर 2 के 300 को छोड़कर, जिन्हें ब्रिस्टोल हरकुलिस सिकेस के साथ सुसज्जित किया गया। इस प्रकार मैनचेस्टर की राखों से लैंकास्टर एक सुंदर फीनिक्स के रूप में उभरा। फ्रंटलाइन सेवा से जल्दी ही वापस ले लिए गए पुराने विमान अंतिम दिनों को प्रारंभिक लैंकास्टर क्रू के लिए प्रशिक्षक के रूप में बिताएंगे, जब तक कि 1923 में उन्हें अंततः जमीन पर उतार दिया गया था और उनमें से कुछ ने इसे पछताया नहीं। लैंकास्टर जैसे एक ऐतिहासिक विमान के सामने यह लगता था कि मैनचेस्टर को भूलने के लिए एक सामूहिक प्रयास था। यह संकेतक है कि वह बयान जो अक्सर लैंकास्टर के विकास के संदर्भ में होता है, जिसमें उसे इतिहास के सबसे योग्य युद्ध विमानों में से एक माना जाता है, जो शुरुआत से ही सही था। पूरी तरह से लैंकास्टर के अभागी बड़े भाई के इतिहास को नजरअंदाज करते हुए, जिसने कई कठिन सबक सीखे और फिर अपने छोटे साथी पर उन्हें दिया। और वहां आपके पास एवरो मैनचेस्टर की कथा है। कृपया नीचे टिप्पणी करें, वीडियो को पसंद और चैनल का समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।